हमारा गांव हमारा गौरव जो एक मैंने अभियान चला रखा है, जिसके माध्यम से मेरा उद्देश्य है गांव की प्रतिभाओं को इस सोशल मीडिया के मंच के माध्यम से आप सभी के सामने लाना। और उसी के अंतर्गत आज मेरे साथ में यहाँ पर शामिल हुए हैं एक लंबे समय तक अच्छी मेहनत करने के बाद में, और अपने समाज के अंदर बहुत मेहनती और लगन के साथ में लगातार परिश्रम के साथ में सफलता अर्जित करने वाले भाई प्रदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका कि आपने आपने मेरे लिए समय निकाल लिया। समय तो छुट्टियां चल रही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। वो सबसे तो पहले कह आपका रही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने चैनल पे मुझे इस यहाँ पे बुलाने का जो। धन्यवाद। तो मैं बता दूं भाई प्रदीप के बारे में कि अपना ही छोटा भाई है वैसे तो। अ, अभी पिछले 2 साल हुए हैं, लगभग 2 साल से ज्यादा हो गए, कितना हाँ, समय हुआ मुझे लगभग 28 महीने। है? 28 महीने हो गए। 28 अपने व्याख्याता के रूप में प्रथम श्रेणी जो शिक्षक है, और विषय हिंदी में इन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोराना, जो रायपुर ब्लॉक भीलवाड़ा के अंदर जो मेवाड़ क्षेत्र है वहां अभी ये कार्यरत है। आपकी इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। तो सबसे पहले तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है, पहली से लेकर ही बता दो कि किस प्रकार से हुई है, मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म रहा है, वो सरकारी है या प्राइवेट है, या कितना संघर्ष रहा है उसके अंदर, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। आपने सबसे पहले बहुत बेहतरीन सवाल पूछा है। मेरी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव नौरंगेसर, और उच्च प्राथमिक शिक्षा भी क्योंकि पहले यहाँ 10वीं तक थी, हाँ, 10वीं तक थी। तो मैंने 10वीं तक भी यहीं प्राप्त की थी। अच्छा। फिर मैं गांव में 10वीं तक के बाद में बीकानेर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सादरी स्कूल, सालों की उसमें मैंने 11वीं और 12वीं कुल मिला के पहली से 12वीं तक पूरी शिक्षा दिशा मैंने सरकारी सरकारी, स्कूल में ही बिल्कुल हो रखी सरकारी। है। और पहली से 12वीं क्या, मैंने ग्रेजुएशन, मैंने बीएड, हाँ, पूरी की सारी पूरी मैंने शिक्षा जो है ग्रेजुएशन पूरी की पूरी पूरी सरकारी। सरकारी से। और मेरा सपना है कि मैं आगे पीएचडी भी करूं, तो सरकारी यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट से। से। तो आपका जो संघर्ष रहा वो मेरे हिसाब से काफी लंबा रहा, मतलब बहुत सारी प्रतियोगिता करी, प्रतियोगिता परीक्षा में मैं भी आपके साथ में बैठा हूँ, मुझे याद है। हाँ, तो इस लंबे समय में देखो मेहनत चलती रहती है, सफलता है, सफलता दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। तो बहुत बार क्या होता है कि नए विद्यार्थी होते हैं ना वो, या जो बेरोजगार युवक है जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो मायूस हो जाते हैं, उनके अंदर ऐसा हो जाता है। तो क्या आपको कभी अंदर से ऐसे लगा, कुछ महसूस हुआ कि नहीं यार अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, उसके बारे में थोड़ा। आपने जो सवाल किए हैं कि आपकी जो सफलता लंबी लंबी सफल ये असफलता का दौर लंबा रहा है, तो मैं ये नहीं नहीं, महसूस। कई बार ऐसा होता है कि मान लो कि प्रकृति हमें कुछ बड़ा देना चाहती है, जैसे हो सकता है कि कोई किसी आप दूसरे पोस्ट पर आज से हाँ, 5-7 साल पहले मान लो सिलेक्ट हो जाते, तो हो सकता है वही संतुष्ट हो जाते। पर ये तो रहा। ये तो एक फैक्ट मानता बिल्कुल। हूँ, लेकिन फिर भी मान लो एक एक बार क्या होता है, कोई पोस्ट छोटी हो जाए, वहां पर अगर हम असफल होते हैं तो अंदर थोड़ा सा वो फील जरूर होता है। तो वो बताइए हाँ, कि। लंबा ये है कि क्योंकि मेरे माता पिता दोनों एकदम अनपढ़ हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अपने एकदम ग्रामीण। हाँ, एकदम ग्रामीण है। तो मेरे घर में कोई मार्गदर्शन का कोई ऐसा कोई स्रोत था नहीं। हाँ, प्रॉपर वे शुरू से नहीं हाँ, मिला। मुझे अभी भी याद है वो दिन जब मैं 10वीं यहाँ से पास करके गया था हम्म, सादुल स्कूल में, हम्म, क्योंकि मेरे बड़े भाई उन्होंने मैथ ले ली थी। हम्म, और उस टाइम ये बहुत बड़ा डर था कि मैथ लेना यानी लाखों रुपए खर्च होना। हाँ हाँ। तो घर की आर्थिक स्थिति इतनी भी अच्छा। सुदृढ़ नहीं थी। हाँ, तो कि इसको अफोर्ड कर हाँ, पाएंगे या नहीं कर और पाएंगे। उस समय एक ये भी था कि साइंस वो लेते हैं जो अच्छी मतलब जो हाँ, होशियार होते हैं। होशियार होते हैं, अच्छे परसेंट बनते हाँ, हैं। और आर्ट को उस टाइम कमजोर मानते थे। हाँ, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने कॉमर्स है मीडियम में ले अच्छा, लेते हैं, बीच में। बीच में ले हाँ, लेते हैं। यानी मतलब मुझे 11 कोई, 12 में हाँ, कॉमर्स मुझे ले कोई ली। पता नहीं था कि कॉमर्स में हाँ, क्या होता है। हाँ। मैंने लेकिन 11वीं कॉमर्स कॉमर्स। चुनने का कारण ये था कि आर्ट्स को तो कमजोर मानते हैं, और मैथ है वो हाई लेवल के हार्ड बच्चे हार्ड लेते हैं, तो अपने बीच वाला ले हाँ, लेते मैंने हैं। कहा 20 वाले हाँ, लेते हैं, मुझे और नहीं पता। फ्यूचर को लेकर कोई वो नहीं। कोई हाँ, कुछ नहीं था। मेरे साथ में भी 2-3 मेरे सहपाठी थे, उन्होंने भी यही लिया। हाँ, तो मैं वहां पे कॉमर्स 11वीं मेरे पास की बाई ग्रेस, हाँ, अभी भी मेरे पास अंक तालिका पड़ी है। हाँ, अकाउंट में मेरे ग्रेस लगा था। हाँ, मैं थोड़ा घबरा गया था। हाँ, मैंने कहा चलो 1 साल हो गया, अब कहीं हम सब्जेक्ट चेंज नहीं करेंगे। हाँ, यही चला। फिर मैंने 12वीं किया। 12वीं मैंने कहीं से कोचिंग करके मैंने 12वीं 53% से पास कर ली। हाँ, फिर मार्गदर्शन की समस्या वही चली, वही की वही रही। मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में मैंने ऐसे सब्जेक्ट मिले
क्योंकि परसेंटेज कम होते हैं ना सर, हाँ तो उसमें क्या है कि आप अपने इच्छा से हाँ, सब्जेक्ट नहीं ले मतलब सकते। अपनी चॉइस नहीं मिलती है हाँ, फिर वो। हाँ, तो उन्होंने जो मैंने लिए, उन्होंने फिर दूसरे सब्जेक्ट दे दिए मेरे को, संस्कृत, राजनीति विज्ञान और हिंदी साहित्य। क्योंकि ये समस्या यहाँ थी कि संस्कृत मैंने 2 साल हो गए छोड़े हुए, छोड़े तो मेरे टेंशन लिए बड़ी पड़ती मुसीबत थी। है। तो मैंने कैसे करके, क्योंकि 2 सब्जेक्ट साहित्य में थे, परसेंट बजना बहुत मुश्किल बहुत था। बड़ी मुश्किल थी। मैं 47% से ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन पास हुआ। कंप्लीट। फिर मार्गदर्शन तो वही का, कोई प्रकार का मार्गदर्शन हाँ नहीं। फिर वहाँ मैं वहीं एक जाकर साल एक बार फिर रुक गए। एक साल मैंने संस्कृत में एमए के लिए हाँ, फॉर्म भरा, 1 साल संस्कृत में हो गया एमए। फिर मैंने कहा सीजिल में जाते हैं, हाँ, एक क्योंकि उस टाइम के एक 2015 की बात है, एक हाँ दौर एक चलता है, क्रेज था सर। क्रेज था, बिल्कुल चलता तो मैं सीजिल में गया, सीजिल में मैंने साल भर तैयारी की। हालांकि मैं इस तैयारी को आगे जोड़ूंगा इस है। तैयारी को, हाँ मेरे को किस तरह फायदा हुआ वो हाँ, तैयारी। उस समय तो नहीं लगा लेकिन बाद में हाँ, इसका फिर बेनिफिट मैंने हुआ। साल भर बाद में पीटीटी का पेपर दिया, हम्म, गवर्नमेंट आईएससी। हम्म, लेकिन कहते हैं कि गवर्नमेंट आईएससी से जो सेलेक्ट हो जाता है ना, हाँ हाँ, वो लाइफ में सेटल हो ही जाता है। और वो चरितार्थ हुई मेरे ऊपर। आपने बीकानेर गवर्नमेंट बीकानेर कॉलेज से गवर्नमेंट, जो राजस्थान में 2 ही कॉलेज। बिल्कुल, एक अजमेर और एक बीकानेर, हाँ, बीकानेर से किया। वहां पर मैंने 2 साल मेरे अच्छे गुरुजन मिले मुझे। हाँ, मतलब अच्छा क्योंकि एक गाइडेंस मिल गया हाँ, वहाँ से। रेगुलर जाना, हाँ, और वहां पे पास में हॉस्टल की सुविधा, हम्म, रोजाना जाना आना, और पास में रहवास मिल मतलब जाता है ना, वापस तो एक टाइम, दोबारा कनेक्टिविटी अच्छी हाँ, हो टाइम गई। वेस्ट नहीं होता था मेरा। वहां पढ़ते थे मेरे साथ में ओन बीएड, हम्म, जो 150 सीटें होते हैं, ओन बीएड मेरे साथ में 90 जने सेलेक्ट हो गए थे। क्योंकि वहाँ का मतलब चयन रनिंग होने का, बीएड के अंदर ही हाँ, और उनके नहीं बीएड था। कंप्लीट नहीं हुई, हाँ, मतलब और रहे सिलेक्शन गए। अब वो सिलेक्शन रेशियो बीकानेर बहुत बीएड अच्छा कॉलेज का, सिलेक्शन है। गवर्नमेंट बीएड कॉलेज का बहुत अच्छा है। तो वो मेरा, क्योंकि उस टाइम जो मैंने गुरुजी से पढ़ा था बीएड के दौरान, वो ही मुझे आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी टीचिंग लाइन हाँ की जो भी बेनिफिट थी, मिला। वो मुझे काम आ गई। तो इस सफलता के पीछे जो अभी आपने बताया कि घर से एक गाइडेंस तो नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है सपोर्ट। तो जो फैमिली सपोर्ट रहा वो किस हिसाब से रहा, या किसको आप एक अगर पर्टिकुलर किसी को श्रेय देना चाहोगे तो वो किसको दोगे? और सपोर्ट, जो फैमिली सपोर्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, आपका ये सवाल वाजिब है, और मैं सपोर्ट सबसे पहले माता पिता को देना चाहूंगा। बिल्कुल, उनका तो होता ही होता है। क्योंकि उस टाइम मेरे माता पिता के समकालीन ऐसे कई माता पिता थे, खासकर पिताजी, जो उस टाइम ग्रेजुएट थे, बिल्कुल। और वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाए। लेकिन मेरे पिताजी भट्टे पे काम करते थे, हम्म, लेकिन उनको पता था कि अगर घर की हालत बदलेगी तो पढ़ाई से बदलेगी। बिल्कुल बिल्कुल तो उन्होंने, क्योंकि मैं उनके साथ में, मेरा परिवार भी उनके साथ में जा सकता था, बिल्कुल काम कर सकते थे, कर सकते हैं। और कई मेरे पड़ोस में काम दूसरी जाते थे। फैमिली थी वो बच्चों फिर को लेके भी जाती होगी। उन्होंने ये सोचा कि अगर ये साथ में जाएंगे तो पढ़ाई हाँ, प्रॉपर नहीं हो पाएगी। रुक जाएगी बीच में। उन्होंने, हम 4 भाई बहन थे, और चारों हमने लगभग सारों ने 12th पास कर रखी। जो विशिष्ट ने अभी पिछले साल भी पास किए ओपन से। तो उस टाइम माता पिता का श्रेय था, और उनके साथ में बड़े भाई साहब, जो आप जानते ही हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनका सबसे ज्यादा योगदान रहा। क्योंकि समस्या और मेरे बीच में अगर कोई खड़े थे तो वो खड़े थे। इसके कारण मैं आज इस मुकाम पे पहुंच पाया, और उनका सबसे ज्यादा श्रेय चलो माता आपके पिता और माता बड़े भाई पिताजी साहब। का और बड़े भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं चीज यहाँ पर और बीच में पूछना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि लगभग अभी जो वर्तमान के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, चाहे लड़का हो या लड़की, वो ये सोचते हैं कि पहले सेटल हो जाए शादी, उसके बाद में करेंगे। लगभग ये चल रहा है अभी वर्तमान का कि पहले सेटल हो जाए। और जहां तक मेरी जानकारी है आपकी शादी पहले हो चुकी थी। मैं ये बस इतना मेरे पूछने का है कि कहीं वो चीज आपको सपोर्टिव रही या कहीं बीच में बाधा आई, थोड़ा सा आपके मैं जानना शॉर्ट तरीके से बताना चाहता हूँ कि ये जो शादी का सवाल है, ये आपके पार्टनर के ऊपर निर्भर करता है। हाँ वो तो कह रहे हैं। तो मेरे पार्टनर हमेशा मेरा सपोर्ट किया था कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, बिल्कुल चाहे आप राजस्थान के, चाहे ऑल इंडिया में कहीं पर रह करके आप पढ़ाई करें, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आप बस पढ़ाई करें। उनका बिल्कुल, हमेशा मतलब रोल वो रहा। भी एक सपोर्टिव कैरेक्टर में ही हाँ, रही है। हाँ, और हो क्योंकि सकता है कि मैं शादी से पहले इतना पढ़ाई के प्रति इतना जागरूक नहीं था, जितना मैं शादी के बाद जागरूक हुआ। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हुआ। हाँ, ये क्योंकि मेरा, मतलब अभी जो वर्तमान के अंदर, मेरे कहने का कारण ये है कि वर्तमान में जो बच्चे रियल में तैयारी कर रहे हैं उनकी सोच यहाँ हो गई है, और कई बार अपने को देखने को भी मिलता है कि शादी हो गई अब तो
कौन सा पढ़ेगा, ये हो हाँ गया बिल्कुल, बस। कैरियर पूरा का पूरा। हाँ, वो कईयों का वहां से डाउन में भी चला जाता है। आप कहते हो तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ मैं आपके श्रीमती जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इनके सपोर्टिव रहे हुए। और मैंने आपके मुंह से भी कई बार सुना है और थोड़ी बहुत जानकारी भी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बोद्धि फाउंडेशन में जहाँ से आपने भी शिक्षा ग्रहण की है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए भी कुछ शॉर्ट के अंदर, और आपके लिए वहां से क्या योगदान रहा ये भी बताइए। बिल्कुल। मैं क्या कि मैं 2017 में बीएड की थी। उसके बाद में मैं जगह जगह भटका था, कहीं बीकानेर, तैयारी के लिए। कहीं जोधपुर, कहीं सीकर मैं पढ़ता था, लेकिन मुझे वो मार्गदर्शन नहीं मिला था। अभी भी मेरे अंदर मार्गदर्शन की वो भूख थी। जब मैं, ये बात है नवंबर 2021 की, जब मैं उठा था तो किसी मेरे साथी ने बोधि फाउंडेशन का एक स्टेटस लगा रखा था, और मेरा पूरा उसी महीने 2 महीने में मेरा विचार था कि मैं सूरतगढ़ जाकर के एक बार मैं ट्राई और कर लेता हूँ। सूरतगढ़ में अच्छी शिक्षा है, बिल्कुल सूरतगढ़ में अच्छी शिक्षा है, और मेरा कल्याण होगा तो सूरतगढ़ में ही होगा। तो मैंने वो स्टेटस देखा, मैंने तुरंत वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन चल रहे थे, और मैंने ऑनलाइन आवेदन कर दिया, और मेरा इंटरव्यू कॉल आया, और मैंने इंटरव्यू दिया था। और मुझे, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मोदी फाउंडेशन में, जिन्होंने एक, मतलब मुझे एक हीरे के रूप में पहचाना। बिल्कुल भाई, आपके अंदर जो प्रतिभा थी उसको तराशा हाँ, उन्होंने। तो उन्होंने मुझे चयनित करके मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह देख करके, हालांकि मेरे एकेडमिक कैरियर इतना पुअर था, हाँ, हाँ, तो मैंने वो पहले ही बता दिया आपको। हाँ, तो उन्होंने, मैं बोधि फाउंडेशन में लगभग 13 महीने रहा। और एक बोधि फाउंडेशन, जो सुनने वाले को ये भी फायदा है, जो अपने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ऐसे जो बच्चे जो जरूरतमंद हो जरूरतमंद हो, और जो प्रतिभाशाली हो, SC ST के वो बच्चे जो जरूरतमंद प्रतिभाशाली हो हो, और जरूरतमंद हाँ, हो, जो उनके लिए। राजस्थान से बिलोंग करते हैं, हाँ, राजस्थान के। उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। हाँ, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हाँ, है वहाँ पे। और न केवल एक सुनहरा अवसर है, वहाँ पे आपको मार्गदर्शन की कोई कमी नहीं रही। तो वहाँ आप मैं, अभी जुड़े हुए हो। बिल्कुल, मैं बोधि फाउंडेशन में आगे उनकी चर्चा और करूंगा। तो मैं वहाँ पे लगभग 13 महीने रहा, और वहाँ पर जो बोधि फाउंडेशन से जो टीम थी, उन्होंने हमें कहा था, आप, मैं, हम क्या कि वहाँ 5-6 हिंदी के फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे थे। तो हम, उस बोधि फाउंडेशन से एक जुड़े हुए सर थे, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, शोपत जी मेघवाल, जो लेक्चरर हैं अभी अर्जुन सर के हैं। उनके घर पे हम 5 जने तैयारी करने जाते थे, सिर्फ 1 घंटे के लिए। अब उन्होंने 1 घंटे में वो इतना पढ़ाते थे, और घर जाकर के उन्हें वो कहते थे घर जाकर के इतना पढ़ना है, कोई प्रकार का बर्डन नहीं था। और उससे मैं पहले 5 साल पहले आना चाहता हूँ, 2018 में मैं, व्यास हॉस्टल है बीकानेर में, अच्छा। वहाँ पे हमने मतलब इतनी ज्यादा तैयारी की थी, इतनी ज्यादा कि हमारा सिलेक्शन वहाँ मतलब बिल्कुल 2 गुना के नजदीक नहीं गई। लेकिन अभी जो हमने 2022 में जो तैयारी की थी फर्स्ट ग्रेड की, उसमें ये हुआ कि हमने उस व्यास हॉस्टल में जो तैयारी की थी ना, उससे आधी तैयारी की। वो कारण क्या था कि हमारे गुरुजी मिले हुए थे, हमें किसी प्रकार का कोई, सही एक मार्गदर्शन मिल हाँ, गया। वो मार्गदर्शन मुझे मिला, पहली बार मिला। और सही बात है ये कि एक अच्छा मार्गदर्शन है ना, आपको सफलता के लिए आगे लेके जाता है, क्योंकि मार्गदर्शन व्यक्ति के जीवन में। और एक चीज जो आपके बीच में से निकल के आई, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कक्षा 10 और 12 मैं मेरे विद्यार्थियों को भी हमेशा यही कहता हूँ कि परसेंटेज हाँ ठीक है अच्छे बनने चाहिए, लेकिन अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो वो वैल्यूएशन नहीं रखते। आप कहीं भी आगे जाकर अपने अंदर बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि आजकल है ना, बच्चे क्या, अभिभावक भी क्या करते हैं ना, बच्चों का सीधा कंपैरिजन करते हैं कि उसके 90 आ गए, 95। अपने टाइम में तो इतने आते नहीं थे, अपने तो 55 में लड्डू बटा देते थे, वो तो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी अपने से अच्छे बहुत थे जिनके 65, 70, 80 भी बने थे। लेकिन वहां मेरे कहने का मतलब, सब परसेंटेज अच्छे आना सफलता की गारंटी नहीं है। वो आप प्रमाण आप हमारे सामने वो आपने बात अच्छी कही। मैं इनके लिए एक ही लाइन कहना चाहता हूँ कि अंक आपकी एक अस्थायी पहचान होती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और इस लाइन में बहुत सार गर्भित लाइन है ये, और वो एक सीमित समय के लिए, सीमित समय उसके बाद में लोग भूल जाते हैं। अगर आपके अंदर जिज्ञासा अगर शांत हो गई, तो आपके वो प्रतिशत कोई काम के नहीं। जिज्ञासा सबसे मुझे याद आया कि आप अभी भी अपने नाम के आगे शिक्षार्थी लगाते हैं। हाँ, उसका क्या कारण है वो बताइए मुझे। मेरे पहले देखा तो है प्रदीप शिक्षार्थी लिखते हैं। हाँ, मेरे क्या है कि 31 अक्टूबर 2023 को रिजल्ट आया था। हाँ। और मैं क्या है कि पहले ये शिक्षार्थी शब्द के बारे में ज्यादा मुझे ऐसा लगाना भी मुझे उचित नहीं लगा था। फिर मेरे 1 नवंबर को मैंने फेसबुक लॉगिन किया, इसका भी इतिहास आगे बताएंगे। तो फिर मैंने कहा क्यों न अपना एक यूनिक नाम रखा जाए,
इस नाम को देख करके लोगों में पॉजिटिविटी आई। तो शिक्षार्थी के शब्द का अर्थ होता है सीखने वाला, और कभी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है। परिपूर्ण नहीं होता है। और मैं खुद को ये कहता हूँ कि मैं हमेशा सीखता रहूँ, हाँ, चाहे वो मेरे से छोटा हो चाहे वो मेरे से बड़ा हो। मैं यही चाहता हूँ कि सीखने वाला, और शिक्षार्थी का अर्थ होता है शिक्षा के माध्यम से सीखने वाला। इसलिए मैंने अपने नाम के आगे शिक्षा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि व्यक्ति को जीवन भर कुछ न कुछ सीखते सीखते रहना रहना चाहिए। मैं अभी वापस अपने गांव की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा। आपकी पूरी जो बचपन की जो शिक्षा हुई है वो गांव की स्कूल के अंदर हुई है। तो अपने गांव की स्कूल से जुड़ा हुआ कोई खास अगर कोई आपको मौका याद हो, या अपने कोई गुरुजन जिनको आप थोड़ा थे, क्योंकि देखो अलग अलग समय पर अलग अलग गुरुजन मिलते हैं, ऐसी किसी बात है। जिन्होंने हमें सबसे पहले कह कह सिखाए थे, उनका भी जो योगदान था उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो 10th तक जो आप गांव के अंदर पढ़े, तो इस विद्यालय के से जुड़ी हुई कोई खास याद है यहाँ के किसी शिक्षक के बारे में आप कोई बताना चाहोगे? वैसे प्राथमिक शिक्षा मेरी पहली से 5वीं वहाँ जो अभी वर्तमान में महात्मा गांधी महात्मा गांधी स्कूल स्कूल जो चल रही है वहाँ से हुई। वहाँ पे कुछ से गुरुजन मेरे याद हैं अभी भी। गोपाल जी गोपाल सर थे, आपको भी थे। याद है। डे मैडम थे, बिल्कुल। संतोष मैडम थे। तो उन्होंने जो, क्योंकि बच्चे की नींव होती है वो प्राथमिक शिक्षा, तो वहां से मुझे उन सर गुरुजन थे मेरे, उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला। और अगर मुझे कभी मौका मिले मिलने का तो मुझे ये बड़ा मेरे लिए गर्व का मौका होगा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद में जैसे ये माध्यमिक में हमारे सर थे नंदलाल जी टाका, जो हमें मैथ पढ़ाते थे, वो बहुत मतलब हमें अच्छे गाइडेंस के रूप में मिले, अच्छे पढ़ाते थे थी उनके अंदर। हाँ। और एक मेरे अभी मैडम जुड़े थे, सुनीता पाल मैडम, वो मुझे कक्षा 6 तक यहाँ पढ़ाया था। वो बड़ा वाकई बड़ा एक रोमांचित करने वाला था। मैं आपको सामने शेयर करता हूँ। जब ये 2 महीने पहले की बात है, जब मैंने मेरे डिसूजा मैडम का भी मैं नाम लेना चाहता हूँ, उन्होंने भी इंग्लिश पढ़ाया, मुझे बहुत अच्छा योगदान था। उनसे मैंने नंबर लिए कि मैडम मुझे सुनीता पाल मैम के नंबर चाहिए, तो मैंने नंबर थे दे दिए। फिर मैंने मैडम को मैसेज किया, मैडम प्रणाम। तो मैंने अपना बायोडाटा दिया, मैं कहा मैं प्रदीप मेघवाल नौरंगेश्वर से। तो मैडम ने ये कहा कि बेटा मैंने आपको पहचाना नहीं। लगभग 15, 17, 18 साल। 2006 की बात है, 20 साल लगभग 20 साल, और पहचान में नहीं आते हैं। फिर मैंने क्या किया, 2006 की बात है वो, और 2008 में क्या किया, 8वीं के ऑनलाइन फॉर्म वो होते हैं, बोर्ड के फॉर्म होते हैं। उस टाइम की मेरे एक सूटकेस के अंदर की फोटो थी मेरी 8वीं, क्योंकि मुझे पता है कि 6 और 8 में कोई फर्क नहीं। तो मैंने मैडम को फोटो भेजी। मैंने कहा मैडम मैं आपको मेरी फोटो भेजता हूँ, शायद आप पहचान में आ जाए, मैं पहचान में आ जाए। जैसी फोटो भेजी, मैडम का अरे प्रदीप क्या करता है आजकल। मैंने कहा, मैंने धीरे से मैंने कहा मैडम मैं गवर्नमेंट जॉब लग गया हूँ। मैडम का किस पद पे है, मैंने कहा वाक्यता की पद। मैडम ने मतलब 5-7 लाइनें लिखी, इतनी गर्वित लाइनें थी वो कि मुझे आज इतना गर्व है कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट वो आज मेरे बराबर। वो एक शिक्षक के लिए भी बहुत गर्व की बात होती है कि उनका विद्यार्थी इस लेवल पर पहुंचा। देखो आपकी शिक्षा दीक्षा जो हुई वो सरकारी स्कूल में हुई, तो कहीं आपको आगे जाकर कहीं लगा कि मतलब कुछ कमी रह गई है, या मुझे कहीं से अगर हमारी शिक्षा दीक्षा अन्य किसी बड़ी प्राइवेट स्कूल में हुई होती तो अच्छा होता, कभी ऐसा लगा हो तो? हालांकि जहां तक मुझे आपसे लग रहा है कि आप सेटिस्फाई हो कि जो हुई अच्छी हुई। देखो सरकारी विद्यालय में जैसे आप सपने पालोगे ना, आपके सरकारी विद्यालय वो सपने सच होते हैं, ये मैंने नजदीकी से देखा। क्योंकि सरकारी विद्यालय में ऐसे क्वालिटी के टीचर होते हैं, इतने मतलब वो संघर्ष किए हुए होते हैं। मैंने तो केवल 7 साल संघर्ष किया, कई ऐसे 15-15 साल से संघर्ष करके वो लगते हैं। और आजकल के पेपरों का पैटर्न है, उसको पैटर्न को हल करके जो उस विद्यार्थी में आते हैं, तो उनका तो कोई जवाब ही नहीं। तो ऐसे अगर स्कूलों में ऐसे टीचर है तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्राइवेट की तरफ देखने की जरूरत। तो अभी आप जैसे शिक्षा विभाग के अंदर एक सम्मानित पद पर कार्यरत हैं, तो आप अभिभावकों को क्या कहना चाहोगे? सीधी सी बात है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आज भी मतलब जो सरकारी स्कूल है ना वो बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि देखो इकोनॉमिकली प्रेशर भी पड़ता है, क्योंकि गाँव के अंदर देखो शहर में तो एफोर्ड कर जाते हैं घर वाले भी, और गाँव में बच्चों की संख्या भी ज्यादा होती है, तो आज भी बच्चे ज्यादातर सरकारी स्कूल से जुड़े हुए हैं। अभिभावकों को आप थोड़ा सेटिस्फाई कैसे करोगे कि भैया? देखो मेरा ये कहना है कि स्कूल में आपका बच्चा 6 घंटे रहता है, और आपके घर में वो बच्चा 18 घंटे रहता है। बिल्कुल। तो शिक्षक यही चाहते हैं कि शिक्षा बहुत देता है शिक्षा, लेकिन आपको अभिभावक होने के नाते भी ये कहना चाहता हूँ, आप उनके टाइम टू टाइम उनके गृह कार्य चेक करते रहो कि बच्चा किस तरफ जा रहा है, और ये भी चेक करते रहो कि बच्चे के दोस्त कौन है।
सबसे बड़ी चीज है ये, क्योंकि बच्चे के दोस्त वही होना चाहिए जो 19 से 21 होना चाहिए। बच्चा अगर 19 है तो वो 21 होना चाहिए। उससे नीचा होगा फिर बच्चा नीचा ही हाँ, जाएगा। वो भी ध्यान रखना चाहिए। कई मैंने देखे हैं सर, जैसे घर वालों को पूछे कि आपका बच्चा ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो घर वालों का क्या जवाब है? वो कहते हैं कि अपना क्या जाएगा, मारवाड़ी में कहे कि मारो क्या मारो जाएगी, उठे आंगा। हाँ तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, कभी भी कह देते हैं ये जाना हूँ काम मेरे को। हाँ, इस तरह के शब्द बोलते हैं। हाँ, लेकिन मैं उन अभिभावकों से ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो गरीबी झेली है, हाँ, अगर आप उन बच्चों की तरफ देख लोगे, बिल्कुल। अगर ध्यान दे लोगे, तो कहीं न कहीं आपके घर से वो गरीबी जरूर जाएगी। तो ये बात भी है, तो आप इस दुनिया में उनको लेके आए हो, तो आपका ये दायित्व बनता है कि जब हाँ। तक वो आप खुद समझदार नहीं बन जाते तब तक आप उनको सही लाइन हाँ। ये दायित्व भी बनता है। क्योंकि ये जो संक्रमण काल होता है, जो हाँ। 16 से 21 साल की हाँ, उम्र होती है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें क्या होता है, अपने 90, मनोविज्ञान की भाषा बोले तो तूफान का काल हाँ, होता है। तूफान का काल होता है, बिल्कुल सही बात की आपने। हाँ, उसमें क्या है कि 90 और 10 का रेशियो ना, 90% तो बच्चा क्या होता है, गलत रास्ते की हो जाता है, और उस उम्र में वही आकर्षित होता है गलत रास्ता, सब चीजें। हाँ, और 10% होता है अच्छे अगर मित्र मिल गए, मित्र मिल गए तो वो 10% उस रास्ते में जाएंगे। पॉजिटिविटी आ जाती है। अभी छुट्टियां चल रही है, तो जो छोटी बच्चों कक्षाओं के बच्चे हैं, चलो वो तो कोई बात नहीं, जैसे बड़ी कक्षाओं के बच्चे हैं तो वो इन छुट्टियों को यूटिलाइज कैसे करें, अच्छा उपयोग कैसे करें उनके लिए, उन बच्चों के लिए। अब देखो क्योंकि रोज, एक बड़ा गेप आ जाता है बड़ी हाँ, कक्षाओं को बच्चों के लिए, ठीक है भाई आपको स्कूल से छुट्टी होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि किताबें ऊंची रख दे, तो उनको आप बिल्कुल, अगर आप पढ़ना छोड़ दोगे, जैसे कोई लोहे की चीज है, वो लोहे की चीज अगर कहीं कोने में रख दी तो उसके ऊपर जंग आएगा। बिल्कुल। वैसे ही अपना दिमाग होता है, वो हाँ। क्या होता है कि अगर हमने कुछ भी पढ़ा नहीं, हाँ, तो वो क्या होता है अपने दिमाग में भी, क्योंकि मेमोरी होती है वो सीमित होती है, और हमने किताबों को अगर साइड में रख दिया, हाँ, और दूसरी जो नेगेटिव चीजें हैं वो अपने वो उनसे दिमाग में भर ग्रहण कर दिया, उनसे भर जाएगी। तो फिर वो उनसे भर जाएगी। हाँ, तो हमेशा क्या है कि अगर आप आपके पाठ्यक्रम की किताबें नहीं पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप साहित्य पढ़ो, हाँ, बहुत अच्छी अच्छी किताबें किताबें, पढ़ना जरूरी किताबें पढ़ना जरूरी है। किताबों से क्या होता है सर, आपका संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और वो संपूर्ण व्यक्तित्व में क्या क्या छिपा होता है, आपका लिखना, आपका बोलना, बिल्कुल। आपका सीखना। हाँ, क्योंकि अगर आप, ये मैंने कहीं से एक चीज देखी थी कि एक व्यक्ति अपने मान लो कि 20 सालों के अनुभव से एक बुक लिखता है, और हम अगर उस किताब को पढ़ लेते हैं तो हमने वो 20 साल का अनुभव प्राप्त कर लिया, क्योंकि खुद अपने स्तर पर प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उस बुक के अंदर जो उसका लेखक रहा होगा, उसने अपने जीवन के 20 साल का अनुभव लिखा होगा, तो वो उसके माध्यम से हमारे तक आ जाता है। बिल्कुल, जैसे आप, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे आप अपने, जैसे एक किताब अपने राहुल सांकृत्यन, राहुल सांकृत्यन, वोल्गा से गंगा, अगर आप उस किताब को पढ़ोगे तो आप यहाँ बैठे यूरोप की यात्रा कर लोगे। तो आप एक जगह बैठे बैठे मतलब पूरा अनुभव है वो अपने अंदर दुनिया को जानना है तो किताबें जरूरी है, पूरे व्यक्तित्व का विकास होता है। फिर अभी मैं आपका वापस ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा अपने गांव की तरफ, क्योंकि मैं गांव के अंदर बैठा हूँ, सीधी सी बात है। गांव के अंदर हर साल औसत 100 बच्चे कक्षा 12 पास कर रहे हैं, लेकिन जो सफलता का रेशियो है इसके मुकाबले बहुत कम है। इसका क्या रीजन है, और इनको आप विशेष तौर से क्या कहना चाहोगे? ये जो बच्चे अभी 12th पास करके जा रहे हैं और आगे एक भीड़ है, उस भीड़ में खो रहे हैं, उनको अलग से निखरने के लिए, क्योंकि जो सफलता का परसेंट रेशियो बहुत कम है, उनके लिए आप, मुझे लगता है कि पूरे अपने ये जो साक्षात्कार के इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है सबसे ज्यादा। बिल्कुल धन्यवाद। तो अपने गांव में जैसे 12वीं पास करके बच्चे जाते हैं, तो हालांकि आजकल सर मार्गदर्शन की कोई दिक्कत नहीं होती, आजकल बच्चे इतने स्मार्ट हो गए, आप कहीं से भी सोशल मीडिया से कैसे आप करके मार्गदर्शन ले सकते हो। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जब कॉलेज में जाते हो, तो क्योंकि शहरों में ये चीजें होती है कि चकाचौंध की दुनिया होती है शहरों में, गांव से निकलने वाला बच्चा वहाँ खो जाता है। हाँ, खो जाता है, और वही है जो जैसे गलत रास्ते में पड़ जाता है, और उनको क्या है कि वो सही, जैसे कोई एक लाइन लेके नहीं चलता है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट तैयार करना है पहले से। जैसे मान लो 11वीं 12वीं बच्चा पास कर दिया, उसको क्या करना चाहिए, एक ही सब्जेक्ट को एक बार पकड़ना चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक मजबूत पक्ष, हाँ, एक आप मजबूत एक सब्जेक्ट पकड़ दीजिए, चाहे आप हिंदी साहित्य में, चाहे आपका भूगोल हो, चाहे इतिहास हो। क्योंकि सर इसमें क्या होता है, 3 साल आपको ग्रेजुएशन के मिलेंगे, और 2 साल आपको MA के मिलेंगे, 5 साल, और 5 साल में आप अपना जीवन बदल सकते हो। जैसा आप अपना जीवन निखार सकते हो ना, वैसा आप निखार, 5 साल लगातार मेहनत करने वाला, क्योंकि उस टाइम आप है ना इतने बेरोजगार नहीं माने जाते, घर का विद्यार्थी हो, हाँ, प्रेशर नहीं होता है। वो 5 साल इतने स्वर्णिम टाइम होता है सर,
तो उसमें कोई प्रकार का प्रेशर नहीं। उन विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप एक जगह चाहे भाई कोई भी लाइब्रेरी हो, हाँ, लाइब्रेरी एक जगह अपने पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जो भी आप कोई भी सफलता इस किसी पर भी भी तरफ मैं जाना। थोड़ा आपके माध्यम से जानना कर सकती, क्योंकि अभी वर्तमान में पाठ्यक्रम चेंज हुआ है काफी। पाठ्यक्रम चेंज क्या हुआ है, परीक्षा पद्धति चेंज हुई है। परीक्षा पद्धति तो से ये समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े, यहाँ जाकर बहुत कंफ्यूजन है। तो उसके बारे में थोड़ा सा और। अभी मैं कल की बात है, मैं सूरतगढ़ में भी गया था, काफी मायूस दोस्तों के पास गया था, उनको अ, हाँ, एक तरह का डोज देने के लिए, हाँ, सही है। कि ताकि ये इनकी मायूसता दूर हो जाए, हाँ, क्योंकि अभी अभी पेपर है। हाँ, सीधी सी बात है। तो मैं उनको ये कहता था कि जैसे हमने जो 2012 में 22 में जो सॉरी हाँ, 22 में जो सफलता प्राप्त की थी, हाँ, उस टाइम पेपर का थोड़ा स्तर अलग था। अलग था। आजकल क्या है कि यूपीएससी का पैटर्न ले लिया है आरपीएससी ने। तो अब क्या है कि मैं एक उदाहरण के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्वेश्चन ऐसे आने लगे, जैसे इस नौरंगदेसर गांव की, जैसे नौरंगदेसर गांव के बारे में असत्य कथन है, तो इसमें क्वेश्चन पहला ये ऑप्शन ये होगा कि नौरंगदेसर बीकानेर से डूंगरगढ़ की तरफ आते हुए नौरंगदेसर के स्टेशन पे बाईं ओर टंकी है, हाँ, और जो हाईवे रोड है नौरंगदेसर के एकदम बीचों बीच चलती है। हाँ, तो इस तरह से ये क्वेश्चन है ना, हाँ, ये पूरे वो जबकि नौरंगदेसर के बारे में पूरा जानना चाहता है वो एग्जामिनर। हाँ, तो ये मैंने एक अगर उदाहरण मतलब बताया उस था, बच्चे को नौरंगदेसर की पूरी भौगोलिक पूरी स्थिति पता होगी तभी वो पर्सन राइट कर पाएगा, हाँ, वरना नहीं कर इस तरह से क्वेश्चन आने लगे। पाएगा। हाँ, तो ये है कि इसमें मैं एक ये भी बात, क्योंकि अब मूल किताबें पढ़नी चाहिए, जब तक आप मूल किताबें नहीं पढ़ोगे। हाँ, और किताबों में क्या है कि मूल किताबों के चक्कर में विद्यार्थी क्या करता है, किताबों शॉर्टकट का अपना ढेर ले। लगा लेता है, हाँ, और उसे हम उस पद्धति का किताबीकरण कहते हैं। हाँ, क्योंकि हम क्या क्योंकि करते हैं, वर्तमान में किताबें बाजार में बहुत उपलब्ध है, बहुत उपलब्ध, अलग आप कोई भी राइटर की हाँ, उठाओगे और सेम ही सिस्टम सेम ही लिखा होगा, बिल्कुल। तो आप एक किताब को 10 बार पढ़िए, नए की 10 किताब खरीदिए। क्योंकि इससे ये होगा कि आप 10 किताबें पढ़ोगे तो 10 इंटू 10 यानी 100 गलतियां मिलेगी, और 100 गलतियां मिलेगी तो आपकी कंफ्यूज की ज्यादा होगा। और ज्यादा होगी। तो उस किताब को आप बार बार पढ़िए। और पुराने पेपर, जितने भी पुराने पेपर हुए, हाँ, उनको भी जैसे आप फर्स्ट ग्रेड तैयारी कर रहे हो तो पुराने पेपर में क्या है, जैसे आप लोकसभा पढ़ रहे हो पॉलिटी में, तो उसमें क्या है कि लोकसभा के बारे में कैसे क्वेश्चन पुटअप हुए, आप बराबर पहले हल कर दिया पेपर में, फिर आप उस चैप्टर से लोकसभा का पूरा पूरा किस तरह से हमें फ्यूचर में तैयार करना है, वो एक हर उनका सब्जेक्ट सिस्टम गहराई होना में चाहिए। जाके। और आपके पास पूरा टेबल के ऊपर पाठ्यक्रम होना जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई, आज आप पधारे और इस सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया का बच्चों के पास में ये बात जाएगी। और अंतिम एक मैं क्वेश्चन आपसे और जरूर करना चाहूंगा कि हम भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन इसका कब क्या और कैसा उपयोग करें, और आपने इसका कहाँ तक उपयोग किया और कहाँ तक क्या किया कि इसका असर एक पॉजिटिव रहे। जहाँ तक मुझे याद है, मैं 2016 में फेसबुक का और इन जो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा कीड़ा था। हाँ, तो मुझे, अगर मेरी इस असफलता का जो लंबा दौर चला, हाँ, कहीं ना कहीं मुझे सोशल इसका एक मीडिया कारण वो ने, भी था। ये सोशल मीडिया मेरा कारण था। हाँ, और हम 2018 में, मुझे वो टाइम याद है अभी भी, हाँ, मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा था। हाँ, तो उस टाइम में मेरे साथियों के सामने मैंने वो साक्षी मानकर उन साथियों को मैंने कहा कि जब तक मैं सिलेक्शन नहीं लूंगा हाँ, तब तक इस सोशल मीडिया को मैं लॉग इन नहीं करूंगा। लोग नहीं। वो 2018 की बात है। हाँ, और 31 सितंबर 2023 को रिजल्ट आया था, हाँ, और 1 नवंबर को मैं लाइसेंस के साथ में मेरी फेसबुक लॉग इन की। हालांकि मुझे अभी भी इसके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, हाँ, बिल्कुल। और मुझे ये नहीं कि मैं लग गया तो मुझे हाँ, इसके ऊपर टाइम व्यतीत करना चाहिए। एक और लिमिटेशन। हाँ, लिमिटेशन। और जो सफलता प्राप्त कर चुके उनके लिए यही है कि आप इन चीजों का इस्तेमाल मत करिए, आप भी किताबों का इस्तेमाल करिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आप किताबों की ओर लौटोगे तो आप ऐसे समझो कि ज्ञान आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा बिल्कुल, बिल्कुल। जो मूल जानकारी है वो किताबों में ही है। किताबों में। तो भाई प्रदीप ने ये बहुत अच्छी बात कही कि अभी जो वर्तमान में तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको तो पूर्णतया एकदम दूरी बना ही देनी चाहिए, जैसी आपने अपनी विद्यार्थी जीवन में बनाई थी। तो और हाँ, अब क्या है कि कई विद्यार्थी होते हैं कि वो ऐसे कहते हैं कि कैसे पढ़े, हाँ, क्या पढ़े। क्या पढ़े। तो मैं एक लास्ट सवाल उनके लिए, अगर आपके पास एक छड़ी है हाँ, और सामने वाले के पास AK-47, बिल्कुल। अगर आपको वो AK-47 चलानी नहीं है हाँ, तो लकड़ी वाला आपको मार के चला जाएगा। यही मैं उस किताब के ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ बिल्कुल। कि किताब आप वही पढ़े जो आपको समझ में आए। आप फालतू में ऐसे हाँ, किताबें ऐसी किताबें लेने से पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं। समझ में नहीं है वो लाने से हाँ, फायदा क्या। आप वही किताबें पढ़े जो आपको समझ में आए, फालतू के ऐसे कचरा पढ़ने से कोई जरूरत नहीं। ठीक है, फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने आप पधारे चैनल पर और बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
विशेष रूप से बच्चे आपसे बहुत लाभान्वित होंगे, आपसे जरूर मार्गदर्शित होंगे।